Hello dear students, today I will start the new chapter Force and Laws of Motion, and we will discuss this chapter with both language Hindi and English, because some students comment that Hindi is also used by me for teaching. So okay, I will use Hindi also. तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हम सब लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से सब पढ़ा। फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से सब पढ़ा। मोशन, केवल मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, उसके स्पीड और पोजीशन को चेंज करने का जो रेट है वो किन फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है, और अन्य तमाम प्रकार के ग्राफ्स के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पर आपको पढ़ना फोर्स, अर्थात मोशन को मेंटेन करने वाले, मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने वाले या मोशन में लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सारे कॉजेज़ के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, और फिर आपको पढ़ना इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration। ठीक है, हम अपने पिछले चैप्टर में यही सब तो पढ़े हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अपने पोजीशन को, अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज करती है, अथवा कितने पोजीशन को चेंज करके कहाँ पहुँच जाती है, कितनी वेलोसिटी के साथ जाती है, अथवा कितने एक्सेलेरेशन के तहत अपने वेलोसिटी को चेंज करती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। वी saw that such a motion can be uniform or non uniform। यस, हमने ये दोनों देखा था। कोई भी वस्तु यदि अपने पोजीशन के रेट ऑफ चेंज को नहीं चेंज करती, इट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स with a constant speed or constant velocity in a particular direction, then the motion created by such object is known as uniform motion। But if object changes its magnitude of velocity or the direction of velocity, then the motion created by such object is known as non-uniform motion। Non-uniform motion can be categorized again in two types: uniform accelerated motion and non-uniform accelerated motion। Already we have discussed all about this in this chapter। We have yet discovered what causes of motion। It means हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि उन मोशंस को बनाए रखने के लिए कौन कौन से काज की आवश्यकता पड़ती है। Why does the speed of an object change with time? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड समय के साथ क्यों बदल जाती है। Do all motions require a cause? क्या सभी मोशन को बनाए रखने के लिए एक काज की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि अरस्तु ने मान लिया था। अरस्तु ने लगभग 326 बीसी के आसपास एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अगर एग्जाम्पल उन्होंने तर्क इस प्रकार से दिया था कि अगर किसी रथ को अथवा किसी बैलगाड़ी को अगर हम थोड़ा सा पुश करके छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। अर्थात यदि मैं ऐसी चीज़ों को गति में बनाए, मोशन में बनाए रखने का प्रयास करूं, तो उनको मोशन में बनाए रखने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स पर लगाना पड़ेगा। यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने यह माना कि किसी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बाह्य बल का लगाए रखना अनिवार्य है। अर्थात यदि बाह्य बल लगाना बंद कर देंगे तो वो वस्तु अपने को विरामावस्था में, अर्थात रेस्ट पोजीशन में लेके चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद
एक काफ़ी दिनों बाद आपको पता है गैलीलियो नामक साइंटिस्ट जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि किसी भी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो if so, what is the nature of this cause? In this chapter we shall discuss, make attempt to quench all such curiosities. Okay, तो आप सबकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है उन सब के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस चैप्टर में किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन and its causes has puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground when given a small hit does not move forever. ओके, अगर कोई भी बॉल ज़मीन पर फेंक दी जाए और वो अगर इस ज़मीन पर हल्का सा टच कर जाए तो वो धीरे धीरे थोड़ी दूर जा कर के रुक जाती है, अर्थात वो हमेशा के लिए सेम स्पीड में मोशन नहीं कर पाती। तो उसको सेम स्पीड में बराबर मेंटेन करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ऐसा अरस्तू ने कहा था। बट यहाँ पर अगर किसी बाल को हम फेंक दें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि बाल को रोकने वाले फोर्सेज वहाँ लग रहे हैं, अर्थात ये देखा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एयर के कारण रेसिस्टिव फोर्स लग रहा। तो ये सब फैक्टर हैं जो उस बाल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यदि मैं इन फैक्टर्स को रिमूव कर दूं, एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर किसी बाल को थ्रो कर दूं और वो बाल एक वैक्यूम में हो, अर्थात वहाँ एयर का रेसिस्टेंस भी नेग्लिजिबल हो, तो बाल को आप जैसे ही थ्रो करेंगे, जिस स्पीड से थ्रो करेंगे, वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में तब तक चलता जाएगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोक ना दे। इसी बात को लेकर के गैलीलियो ने एक रूल का निर्माण किया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आइए देखते हैं, लिखा है A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. इसका मतलब गैलीलियो गैलीली से पहले जितने भी फिलासफर या साइंटिस्ट हुए उन सब की अप्रोच इस बात तक नहीं पहुंच पाई कि वो ये बात का खंडन कर सकें कि किसी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए मुझे किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। गैलीलियो ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और चूंकि ये बात इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत अरस्तू ने किया था, तो गैलीलियो ने जब इसका खंडन किया तो इस फैक्टर को उन्होंने एक नाम दिया गैलीलियो अरिस्टोटल फालसी के नाम से एक उन्होंने सिद्धांत लिखा और इस सिद्धांत में इस चीज़ को खंडित किया कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की कोई नीड नहीं होती है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर तमाम सारे एग्जाम्पल फिगर में दिए गए हैं कि यदि एक बच्चा है, ट्रॉली को पुश कर रहा है, थोड़ी देर बाद अगर ये इसको छोड़ दे तो ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है। आप ड्रावर को अगर खींचते हैं, दूसरे फिगर में देखिए, एक ड्रावर को अगर आप खींचते हैं, पुल करते हैं, तो खींचने के बाद अगर आप छोड़ दें थोड़ा दूर बाहर आएगा फिर रुक जाएगा। आप अगर एक गेट को पुश कर रहे हों, गेट को हल्का सा पुश करिए, छोड़ दीजिए, थोड़ी दूर मूव करके वो बंद कर जाएगा, रुक जाएगा। एक दरवाजे को आप बंद कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, थोड़ा दूर पुश कर दीजिए और फिर आप हल्के से पुश करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा दूर वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। एक हॉकी बॉल को आप थोड़ा सा पुश करिए और पुश करके छोड़ दीजिए तो वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पुनः रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब के साथ भी यही सब होता है। अगर मैं इन सब के बारे में डिटेल से सोचूं तो मुझे पता लगता है कि इन सभी वस्तुओं को यदि मुझे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने को दिया जाए तो ये वस्तुएं थोड़ी देर मोशन में रहने के बाद रुक जाएंगी, अर्थात इन्हें मोशन में बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये वस्तुएं रुकती क्यों हैं? इनको रोकने वाला कौन है? अर्थात यदि आप किसी फुटबॉल को या हॉकी बॉल को थोड़ा सा पुश करके छोड़ दीजिए तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद रुक क्यों जाती हैं?
अगर आप विचार करें तो आप पाएंगे बाल लगातार अर्थात ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे ही मोशन करता है दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में एक अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसके मोशन का अपोज करता है। ध्यान दीजिएगा, बाल जब तक रेस्ट में होगा तभी तक उनके बीच काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। जैसे ही बाल रेस्ट अवस्था में आ जाएगा उन दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है, लेकिन लग रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, जो उस बाल को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो दोनों प्रकार के फोर्स के कारण ही बाल थोड़ी दूरी तक जाने के बाद फिर रुक जाती है। ओके, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. Okay? यदि कोई बाल रेस्ट अवस्था में है, उसको आपने पुश कर दिया या पुल कर लिया, तो क्या इसका मतलब आपने कुछ उस पर कॉज लगाया, कुछ एफर्ट लगाया। वो एफर्ट कहाँ से आया? आपके मस्कुलर फोर्स के माध्यम से आया। आपने जो वर्क किया उसको पुश करने में, वो वर्क, आपकी एनर्जी ही उस बॉल में चेंज हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। तो तमाम सारे फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। लेट अस नाउ ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. लिखा हुआ, किसी ने ना तो देखा है, ना तो उसका टेस्ट लिया है, और ना ही कभी किसी फोर्स का अनुभव ही किया, फील किया है। ठीक है, तो आप इसको आप एक सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की सहायता से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये होता क्या है। आप जानते हैं, यदि आपको एक बॉल दे दी जाए, स्पंज बॉल दे दी जाए, जो आजकल एक्यूप्रेशर के लिए यूज़ की जाती है, तो अगर उसको आप हाथ में ले करके पुश करें तो आप देखेंगे बाल की जो शेप है वो चेंज हो जा रही है। जैसे ही आप उसको पुश कर रहे हैं बॉल की शेप चेंज हो जा रही है, और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं बाल अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। तो पुश करने पर आपने उस पर एक फोर्स लगाया, आपने उस पर एक कॉज आरोपित किया, जिसके कारण ही उसका शेप जो चेंज हुआ, और जैसे ही आपने उस काज को रिमूव किया उसका शेप जो है अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लिया। जो उसने अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त किया वो स्पंज के मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स है। अर्थात इसको हम अगर देखें तो इलास्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पंज के नाम से जान सकते हैं। उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है। अर्थात यदि किसी वस्तु में किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाए और यदि डिफॉर्मिंग फोर्स को वहाँ से पुनः हटा लिया जाए, तो वस्तु यदि अपने पुनः इनिशियल स्टेट को प्राप्त हो जाए, तो वस्तु के इस गुण को, बॉडी के इस प्रॉपर्टीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द फोर्स। हाउएवर we always see or feel the effect of a force. बहुत सही, एकदम सही बात है। हम केवल अनुभव ही करते हैं और इसके प्रभाव को देखते मात्र हैं। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting and pulling of an object are always of bringing object in motion. Okay, they move because we make a force act on them. From your studied in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower, or to change its direction of motion. We also know that a force can change the shape and size of the object. Okay, so आप देख सकते हैं स्प्रिंग है,
एक स्प्रिंग को यदि मैं एक्सटर्नली दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचता हूँ तो देखिए इसका एलांगेट हो जाती है, इसका लेंथ जो इंक्रीज कर गया। और एक बॉल को दोनों हाथों के बीच में रख करके पुश करूँ तो ये बॉल जो अपने शेप को ओवल शेप में कन्वर्ट कर ले रहा, अर्थात इसका शेप चेंज हो जा रहा। इसका मतलब यदि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर आरोपित कर दिया जाए तो उस बॉल की या तो शेप चेंज हो जाएगी, या तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, या बॉल डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन एक और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, यदि इसी डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा लें और बॉल अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त हो जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी के नाम से जानी जाती है। आप अगर गुथे हुए आटे को ध्यान से देखें तो गुथे हुए आटे को थोड़ा सा भी अगर मैं पुश करके रख दूं, गीली मिट्टी को थोड़ा सा पुश करके रख दूं, तो उसको जिस स्टेट में ले जा करके रख दूंगा उसी स्टेट में पड़ा रहेगा, अर्थात वो एक प्रकार से प्लास्टिक होता है। ओके, तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक, देयर आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यू हैव लर्नड अबाउट दीज इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस। सो नाउ this is all about the discussion about the force for today, and tomorrow we will discuss different types of force, that is balanced and unbalanced force. Okay, till now take care, thank you.